ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। यही जवाब तो हम पूछ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं। क्या कारण है मित्रों कि इस देश की करेंसी गिर रही है, इस देश का रुपया गिर रहा है? और जो बात मोदी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना होगा, सत्ता में बैठे हुए लोगों को इसका जवाब देना होगा कि भारत की करेंसी क्यों गिर रही है। और गिरते गिरते ये तो प्रधानमंत्री की उम्र को भी पार कर गई है। प्रधानमंत्री की उम्र 75 साल है, वो 75 पर है, रुपया 84 पे पहुंच गया। और सेंचुरी मारने से केवल 16 पायदान पीछे है भारत का रुपया। जी हां, डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया इतना गिर चुका है। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। ये पूरी भूमिका जो आपने देखी, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का 2013-14 के दौर में दिया गया वो बयान आपने देखा, और आज की हकीकत को देखकर आपको पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान का रुपया 84 पार कर गया। $1 की कीमत 84.09 ₹84.09 तक पहुंच गई, यानी लगभग 16 पायदान पीछे है सेंचुरी मारने से। और यह सवाल गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उनकी सरकार में बैठे हुए लोगों से पूछा करते थे। लेकिन आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखें, सब कुछ पता चल गया जाएगा कि कहां गया मेक इन इंडिया, कहां गई मैन्युफैक्चरिंग, कहां गया रोजगार, कहां गया अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, और कहां गया इस देश के युवाओं का सपना जो अच्छे दिन लाने की बात की गई थी। अच्छे दिन के पहले हिंदुस्तान कोई सोने की चिड़िया था, यह मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन अच्छे दिनों की आस ने हिंदुस्तान को 2014 के पहले जो स्थिति थी इस सोच में लाकर अब जरूर खड़ा कर दिया है कि वाकई वो दिन अच्छे दिन थे। और क्यों ना माने हम कि वो अच्छे दिन थे। जिस वक्त 1969 में 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी ने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था, 6 रुपए के आसपास, $1 भारत के 6 रुपए के आसपास था। जिस वक्त इस देश का सोना गिरवी रखा गया, यानी 91 का लोकसभा चुनाव चल रहा था और चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री थे, 16 रुपए के आसपास, 16 रुपए कुछ पैसे $1 की कीमत हुआ करती थी। और आज की तारीख की स्थिति को देखें, 84 पार कर गई है। जिस वक्त नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली थी उस वक्त डॉलर की स्थिति 65 रुपए के आसपास हुआ करती थी। लेकिन आज क्या हो गई है? आज हिंदुस्तान कहां पहुंच गया, भारतीय रुपए की क्या स्थिति हो गई, ये कहने की जरूरत नहीं है। देश की आर्थिक ताकत जो लोग समझते हैं कि दिन रात हिंदू मुसलमान करने से, त्रिशूल भांजने से विश्व गुरु बना देंगे, हिंदुस्तान को ताकतवर बना देंगे, और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो जिन लोगों को इस देश के अंदर लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा है, उन लोगों के मुंह पर यह जोरदार तमाचा है। उनकी सोच के ऊपर एक जोरदार तमाचा है, और इसलिए एक जोरदार तमाचा है कि दुनिया में किसी भी देश की आर्थिक ताकत डॉलर के मुकाबले उस देश के रुपए की कीमत से तय होती है। इंटरनेशनल करेंसी के मुकाबले उस देश के रुपए की, उस देश की करेंसी की वैल्यू क्या होती है उससे तय होती है। 84 रुपए सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है कि 84 पार कर गया। सेंचुरी भी कभी पार कर सकता है, वो ज्यादा दिन दूर नहीं है जब सेंचुरी पार कर जाए भारत का रुपया। लेकिन प्रधानमंत्री जिस वक्त ये सवाल पूछ रहे थे, क्या वो अर्थव्यवस्था से नावाकिफ थे? क्या गुजरात में 12.5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी यदि वो अर्थव्यवस्था को नहीं समझ पाए तो क्या उनकी सरकार और प्रशासन की खामियां थी या अर्थव्यवस्था को नहीं समझ पाने की उनकी जिद थी? हिंदुस्तान एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है, एक ऐसी परिस्थिति में इस देश की अर्थव्यवस्था आकर खड़ी हो गई है जहां आर्थिक नीतियों को लेकर अब जनता सचेत होने लगी है। छोड़ दीजिए चुनाव में कौन जीता कौन हारा, छोड़ दीजिए इस बात को कि किसने कितने त्रिशूल बांटे, किसने कितना जातिवाद किया,
किसने जाति की बात की, किसने हिंदू मुसलमान किया, किसने सांप्रदायिकता के नैरेटिव में गोता लगाने की कोशिश की, और इन सब से आगे बढ़कर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, या फिर उससे भी आगे जाकर बात करें तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने, और अब तो कपिल मिश्रा, गिरिराज सिंह सांडिल्य, तमाम ऐसे लोग आपको दिखाई देंगे। ट्विटर पर लिखते हो गिरिराज सिंह सांडिल्य, गिरिराज सिंह, इसलिए मैंने उन्हें कहा ये तमाम लोग दिन भर कोई आपकी अर्थव्यवस्था पर, आपकी जेब पर बात नहीं करेगा, सब दिन भर यही करेंगे किसी तरह से हिंदू मुसलमान करते रहे। राम मंदिर का नैरेटिव सेट किया गया, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कृपा से वो मंदिर भी बन गया, क्रेडिट भी लिया गया, लेकिन अर्थव्यवस्था कहां गई? आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की संख्या है दुनिया में। आज की तारीख में सबसे ज्यादा, यदि ऑक्सफैम की रिपोर्ट की माने या दूसरी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स की माने, तो इस देश में आर्थिक असमानता सबसे ज्यादा बढ़ी है। आज की तारीख में बांग्लादेश भारत की प्रति व्यक्ति आय से काफी आगे निकल चुका है। वो बांग्लादेश जहां भी शेख हसीना को सत्ता छोड़नी पड़ी है, उस बांग्लादेश की स्थिति यह हो गई है कि राजनीतिक अस्थिरता एक तरफ, लेकिन लोगों की आर्थिक सेहत दूसरी तरफ। लेकिन हिंदुस्तान की क्या स्थिति है? भारत की मदद से बांग्लादेश को आजादी मिली थी। पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ने का काम स्वयं मानेकशॉ, हमारे बहादुर सेना प्रमुख के नेतृत्व में हुआ था, इंदिरा गांधी के मार्गदर्शन में हुआ था। भारत की आजादी के लगभग 25 साल बाद बांग्लादेश को आजादी मिली थी, लेकिन वो देश भी आपसे आगे निकल गया। उसका जनघनत्व भी भारत से ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी भारत से ज्यादा है। इसलिए जनसंख्या को जो लोग आधार बनाते हैं कि जनसंख्या बढ़ गई है और किसी खास समुदाय पर दोषारोपण करते हैं, झूठा नैरेटिव सेट करके, इन सब के सामने एक नजीर है कि बांग्लादेश ने अर्थव्यवस्था को खड़ा किया। लेकिन भारत में अर्थव्यवस्था पर बहस कितनी हुई, इस देश की टीवी डिबेट्स को देखें, तमाम गोदी मीडिया में जितने भी लोग भरे पड़े हैं, जरा उनकी डिबेट्स को देखें कि कितनी बहस उन्होंने अर्थव्यवस्था पर की है। और 2013 के पहले अगर 1 रुपए डॉलर में इधर उधर हो गया तो तब गोदी मीडिया नहीं बना था, उस वक्त की सत्ता से यही लोग सवाल पूछते थे। लेकिन आज देखें क्या हो रहा है। आज इस देश की राजनीति में यही हो रहा है कि एक महापुरुष की मूर्ति पर, उनकी जन्म तिथि पर कोई माल्यार्पण करने ना जा पाए, इसके लिए उसे टिन और करकट से ढक दिया जा रहा है। यही राजनीति हो रही है। और ये सब राजनीति किस लिए हो रही है? क्योंकि आपका रुपया गिर रहा है, उस पर कोई चर्चा ना करे। आपका रुपया गिरेगा, आपकी क्रय शक्ति, आपकी खरीदने की क्षमता कम होगी। आपका रुपया गिरेगा, हिंदुस्तान का रुपया गिरेगा, तो इस देश की गरिमा गिरेगी। इस देश की रुपए की गिरती कीमत को बचाने के लिए इतिहास रहा है कि इस देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्रिएट ना हो, डॉलर उधार ना लेना पड़ जाए और रुपया उस वजह से गिरे नहीं। इसके लिए इस देश की सरकार ने रिजर्व बैंक के पास जब्त किया हुआ सोना भी आज से 33 साल पहले गिरवी रखा था। तब यही भाजपा वाले कहते थे उस वक्त की सरकार को कि देश की गरिमा गिरवी रख दी है, लेकिन उस वक्त डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए को गिरने से बचाने के लिए काम किया गया। आज आपने सुना है कि कोई वित्त मंत्रालय में बैठक हुई हो, प्रधानमंत्री ने कोई इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई हो कि भारतीय रुपया क्यों गिर रहा है, और कोई अगर सवाल पूछ दे तो बड़े बेतुके से तर्क आते हैं सामने। वो तर्क कौन से होते हैं कि मध्य पूर्व में अशांति है, इजराइल का फिलिस्तीन का विवाद चल रहा है, ईरान का विवाद चल रहा है, इसीलिए भारतीय रुपया गिर गया है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग चल रही है, इसके लिए भारतीय रुपया गिर गया है। यह कहने के लिए वो तैयार नहीं है कि इस देश में 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर पलने वाली जिस भीड़ को खड़ा किया जा रहा है, असंगठित क्षेत्र को पूरी तरह से लगभग क्रश करके, उसे खत्म करके, घर बिठाकर खाते में कुछ पैसा भेजकर 5 किलो अनाज के सहारे इस देश में लोगों को जिंदा रखने की जो कवायद है, वो एक लोक कल्याणकारी राज्य की कवायद होती तो निश्चित तौर पर उसका स्वागत किया जाता। लेकिन वो कवायद इस देश में लोगों को पंगु बनाने की मानसिकता के साथ किया जा रहा है, वोट बैंक में तब्दील करने की मानसिकता के साथ किया जा रहा है। और जब लोगों को घर बिठाकर
खाना खिलाया जाएगा, उन लोगों को भी बुरा लगेगा जिन लोगों को घर बिठाकर 5 किलो राशन दिया जा रहा, उनसे काम नहीं लिया जा रहा। ईश्वर ने उन्हें 2-2 हाथ दिए हैं, ईश्वर ने उन्हें एक स्वस्थ मानसिकता दी है, स्वस्थ मस्तिष्क दिया है, लेकिन उसका इस्तेमाल ना तो मजदूर के तौर पर सरकार करना चाहती है, ना ही स्किल्ड लेबर के तौर पर करना चाहती है, ना ही एक कुशल एक उद्यमी के तौर पर करना चाहती है, ना ही एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर करना चाहती है, ना ही एक इंजीनियर और बैंकर के नाम पर करना चाहती है। और जिनका इस्तेमाल कर रही है उससे क्या होता है, रेलवे स्टेशन बन रहा है तो छत गिर रही है, पैसा कहां जा रहा है? कहीं एयरपोर्ट की छत भी गिर जा रही है, कहीं एक्सप्रेसवे में गड्ढा हो जा रहा है, और रुपए का वारा न्यारा तो ऐसे हो रहा है कि सड़क की चौड़ाई 2 फीट बढ़ाकर हजारों करोड़ रुपए ज्यादा का उसका एस्टीमेट बना दिया जाता है। महाराष्ट्र का मामला आपने देखा, ये पैसा कहां जा रहा है? पैसे जा रहे हैं आपकी जेब से। हिंदुस्तान का आम आदमी एक साबुन भी खरीदता है, एक गमछा भी खरीदता है, वो भी उस पर टैक्स देता है, और उस टैक्स का पैसा कहां जा रहा है? उस टैक्स का पैसा कहीं नहीं जा रहा है, वोट बैंक खड़ा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, गोदी मीडिया की जमात को खड़ा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो रुपए की कीमत गिरेगी नहीं तो क्या होगी? रुपए का कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल नहीं हो रहा। इंश्योरेंस सेक्टर वो भी डिस्ट्रेस में, इस देश में बचत की स्थिति वो भी बहुत अच्छी नहीं है, इस देश में रोजगार की स्थिति सभी जानते हैं, महंगाई ऊपर से अलग, मतलब बेरोजगारी और महंगाई ये यूनिक कंडीशन होता है जो लोग अर्थव्यवस्था को समझते हैं। स्टैगफ्लेशन उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था की भाषा में, कि एक तरफ से महंगाई है, महंगाई जब होती है तो अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही होती है, बढ़ रही होती है, लेकिन जिस वक्त लोगों के पास खरीदने की क्षमता कम हो गई है, पॉकेट में जेब में रोकड़ा नहीं है, मुद्रा नहीं है पॉकेट में, थोड़ा देशज शब्द में कहें तो बिहार और पूर्वांचल में कहते हैं ढेउआ नहीं है पॉकेट में, तो जब ढेउआ नहीं है पॉकेट में तो महंगाई कैसे बढ़ रही है? आखिर खरीद कौन रहा है? कोई तो खरीद रहा है। तो ये असमानता जो बढ़ती जा रही है, इस असमानता ने भी इस देश के रुपए की स्थिति को डवाडोल किया है। और लोग कहते हैं कि भारत का मान बढ़ा दिया मोदी जी ने पूरी दुनिया में। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि मान वो मोदी जी बढ़ा रहे थे जो मनमोहन सिंह से सवाल पूछ रहे थे कि भारत का रुपया क्यों गिर रहा है, लेकिन तब मनमोहन सिंह ने 84 रुपए पे नहीं पहुंचाया था, आज 84 पार कर गया। और क्या पता नरेंद्र मोदी जी का यह सपना हो कि उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ही भारतीय रुपए डॉलर एक डॉलर भारतीय रुपए के मुकाबले 100 का हो जाए, यानी रुपया सेंचुरी लगा जाए। सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली सेंचुरी लगाते हैं तो लोग ताली पीटते हैं, लेकिन जिस दिन रुपया सेंचुरी लगाएगा इस देश में ताली पीटने वाले लोगों की जगह विलाप करने वाले लोगों की संख्या होगी। तो देखते जाइए, क्या पता कुछ सैडिस्ट लोग उसमें भी ताली पीटते नजर आए, हिंदुस्तान की बदहाली पर ताली पीटते नजर आए। तो खैर, इसी अमृतकाल के लिए और इस अमृतकाल के पहले 2 सालों की जो उपलब्धि आपके सामने है, वो भारत का रुपया 84 पार कर गया। 84 जब मैंने आज देखा तो जॉर्ज ऑरवेल का वो उपन्यास मुझे 1984 हिंदी में कहे तो याद आया। मैं जॉर्ज ऑरवेल का जन्म जिस शहर में हुआ है उस शहर से मैं आता हूं, लिहाजा बरबस मेरी जुबान पे 84 शब्द की 84 पर पार कर गया भारतीय रुपया, वो जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास याद आया। और जिस हिंदुस्तान की कल्पना की जाती है और जिस तरह से सत्ता और जनता के बीच के अंतर संबंधों की कल्पना की जाती है, वो एक अलग कहानी है, लेकिन उसके बीच में एक आर्थिकी जरूर होती है और उस आर्थिकी को सरकार भूल गई है। वोट बैंक के लिए इस देश को नेस्तनाबूद कर देने की मानसिकता किसी के अंदर भी आ जाए तो जनता उठ खड़ी होती है। आज जयप्रकाश नारायण की जन्मतिथि है, सिंहासन खाली करो की जनता आती है, जेपी ने कहा था। लेकिन जेपी के समय में, जेपी के जीवन काल में शायद 10 रुपए भी, 10 रुपए भी नहीं पहुंचा था डॉलर। 1979 8 अक्टूबर 1979 तक जेपी जीवित थे, 10 रुपए तक भी डॉलर नहीं पहुंचा था उस वक्त तक। आज की स्थिति देखिए कहां पहुंच गया। तो सिंहासन खाली करो की जनता आती है, जेपी ने जो कहा था, डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की, इस देश की इज्जत की, इस देश की करेंसी की
दुर्दशा को देखते हुए क्या आज की तारीख में कोई जेपी है जो कह सके कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है? इससे ज्यादा बुरे दिन नहीं हो सकते। अच्छे दिनों की कल्पना तो भूल ही जाइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।